हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट। और आज हम देखेंगे गोल्ड में सबसे सही तरीका इन्वेस्टमेंट का। इसमें हम सबसे पहले डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सारे ऑप्शंस में रिस्क क्या क्या हैं। उसके बाद हम एक कॉस्ट कंपैरिजन करेंगे और अंत में हम देखेंगे सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। और वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा इनमें से कौन सा मेथड से आप कम से कम 10% का एक्स्ट्रा सेविंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्लोबल लेवल पे गोल्ड का मिक्स कैसा है। 50% गोल्ड जो है ज्वेलरी फॉर्म में है। 13% का गोल्ड जो है अलग अलग एप्लीकेशन में है, जैसे कि डेंटिस्ट यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज होता है। उसके बाद 17% का गोल्ड जो है सेंट्रल बैंक्स के पास है। इंडिया में बात करें तो आरबीआई है, यूएसए में फेडरल बैंक है, और ऐसे जितने भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक है उनके पास टोटल 17% गोल्ड रिजर्व है। और डिजिटल में बात करें, डिजिटल यानी चाहे बॉन्ड्स के फॉर्म में हो, म्यूचुअल फंड्स के पास हो, ईटीएफ हो, वो सारा बैक्ड इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से गोल्ड 20% है। तो टोटल ये डिस्ट्रीब्यूशन है गोल्ड का। गोल्ड तीन प्रकार से यूज होता है। एक कंजम्पशन के लिए, यानी चाहे आप डेंटिस्ट हो, मेडिसिन हो, या ज्वेलरी फॉर्म में, इस तरीके से कंजम्पशन बेस्ड होता है। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज होता है गोल्ड। और तीसरा होता है ड्राइवर ड्राइवर यानी इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो सेंट्रल बैंक्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जितना भी अपना करेंसी होता है, जैसे इंडिया की बात करें तो जितना भी हमारे पास रुपीज है वो उतना ही हम प्रिंट कर सकते हैं जितना हमारे पास गोल्ड है। वो गोल्ड इक्विवेलेंट की कंसेप्ट पे देश चलते हैं ज्यादातर अक्रॉस द वर्ल्ड। हालांकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट में चेंज ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड और इंक्लूडिंग इंडिया अपार्ट फ्रॉम गोल्ड यूएस डॉलर्स भी रिजर्व में रखते हैं। और यूएस जो है अपना डॉलर्स उतना ही प्रिंट करता है यूजुअली जितना क्या उसके पास गोल्ड रिजर्व है। रिसेंटली हमने देखा कि यूएस काफी मनी प्रिंटिंग कर रहा है, तो वो टैपरिंग भी होने वाली है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि वहाँ टैपरिंग भी होगी आने वाले टाइम में। टैपरिंग यानी जितना प्रिंट वो पैसा कर रहे हैं उतना ही पैसा ये वापस इकोनॉमी से एब्जॉर्ब भी कर लेंगे लेटर ऑन। गोल्ड का हिस्टोरिकल कंपैरिजन करें अगर हम स्टॉक मार्केट से, तो स्टॉक मार्केट ने काफी बेटर रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू गोल्ड। यूजुअली गोल्ड में स्पाइक तभी आते हैं जब इकोनॉमी में कोई मेजर क्रैश आया हो। जैसे 2008 के क्रैश में भी हमने देखा था, तो उस टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस राइज किए थे। और उसके बाद इवन कोरोना की टाइम बात करें तो उस टाइम पे गोल्ड के प्राइस राइज किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहला कंजम्पशन और दूसरा इन्वेस्टमेंट पे। ड्राइवर वाला पार्ट एक रिटेल पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे इग्नोर करेंगे। मेजर इशू तब होता है जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी फॉर्म में खरीदते हो, दैट्स वेयर पीपल मेक मिस्टेक। अगर आपने कंजम्पशन के लिए, इमीडिएट कंजम्पशन के लिए ज्वेलरी बनाई है, या फिर गोल्ड कॉइन्स खरीदे हैं गिफ्ट के लिए हो, या फिर मेडिकल एप्लीकेशन के हिसाब से देखें, तो उस हिसाब से अगर गोल्ड यूज किया जाता है तो दैट इज ओके, दैट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, वो बिल्कुल सही तरीका है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो तो डज नॉट मेक सेंस कि आप ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करो। उसका मेजर रीजन ये है कि आपको कॉस्टिंग जो होती है बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, जो आने वाले स्लाइड्स में भी हम कवर करेंगे। और उसके अलावा भी कुछ इश्यूज है, जैसे कि बहुत हाई मेकिंग चार्ज है, सेफ्टी का इशू है, इम्प्योरिटी हो सकती है। इसके अलावा आज अगर आप मान लीजिए कि आप डॉटर के लिए अगले 10 साल बाद आपको चाहिए गोल्ड, और उसके लिए आप अगर ज्वेलरी खरीद रहे हो, तो वो इसलिए भी सेंस नहीं बनता है क्योंकि आज की जो ज्वेलरी है 10 साल बाद वो या तो आउटडेटेड हो जाएगी, और या तो आप पॉलिश करवाओगे तो उसमें एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो इससे बेटर है कि इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बेस्ट तरीका है आप डिजिटल फॉर्म में रखो। तो डिजिटल में कई सारे ऑप्शंस है, जैसे कि डिजिटल गोल्ड है, जैसे पेटीएम है, या दूसरा ऑप्शन है गोल्ड के ईटीएफ खरीद लो। तीसरा ऑप्शन है गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स ले लो। तो गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स बेसिकली बास्केट ऑफ ईटीएफ ही होते हैं। चौथा होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो गोल्ड पार्स यूजुअली एक रिटेल इन्वेस्टर नहीं खरीदते। होता यह है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड कंपनीज और गोल्ड ईटीएफ जो होते हैं वो बेसिकली गोल्ड माइंस और गोल्ड बार्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो गोल्ड बार का कंसेप्ट है वो मोस्टली बी टू बी सेगमेंट में ज्यादा आता है। ज्वेलरी शॉप्स भी गोल्ड बार में इन्वेस्ट करते हैं। डिजिटल में जो चैलेंजेस है वो पहला तो ये है कि अगर डिजिटल गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में आरबीआई और सेबी का रेगुलेशन नहीं है। जैसे कि अगर आप पेटीएम मनी या ग्रो या बहुत सारे एप्स में है जहाँ पे डिजिटल गोल्ड अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपका इशू ये होता है कि आरबीआई या सेबी रेगुलेटेड नहीं होता है। कि अगर आप ईटीएफ और म्यूचुअल फंड की बात करो तो इसमें अच्छी चीज ये है कि ये सेबी की रेगुलेटेड है।
सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और ये जितना भी बॉन्ड्स इशू करती है उसको कोई गोल्ड से बैक नहीं किया जाता, यानी गवर्नमेंट इसके बदले उतना सोना नहीं रखती है। बट इसमें हम इसको सेफ मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि एक मैच्योरिटी टाइम पे जो 8 इयर्स का है उसके बाद वो पर्टिकुलर अमाउंट आपको, जो भी गोल्ड की प्राइस होगी मार्केट में, उस प्राइस के हिसाब से आपको अपना पैसा मिल जाएगा। तो रिस्क मिनिमल है, क्योंकि डिफॉल्ट तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफॉल्ट करे, और उसकी प्रोबेबिलिटी थियोरेटिकली इम्पॉसिबल है। फिजिकल गोल्ड की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑलमोस्ट 2.5% के अराउंड है। जीएसटी की बात करें तो 3% का जीएसटी लगता है। उसके बाद मेकिंग चार्ज जो है 10 to 15% है। यहाँ पे 10 to 15% में कैसा है कि तनिष्क जैसे ब्रांडेड शोरूम में आप जाओगे तो अराउंड 15% का रहेगा। वहीं अगर आप लोकल प्लेयर से बनवा रहे हो ज्वेलरी तो उसमें 10% के आसपास का मेकिंग चार्ज रहेगा। लेकिन लोकल प्लेयर से बनवाओगे तो इम्प्योरिटी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और ऑलमोस्ट 10% का इम्प्योरिटी रहता है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 25% के आसपास का आपका फिजिकल गोल्ड में एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आ जाती है। वहीं डिजिटल गोल्ड की बात करें जो डायरेक्ट ऐप से आप खरीद सकते हो, तो वहाँ पे एक स्प्रेड कॉस्ट होता है, यानी आज अगर आप बाई करो और आज ही सेल करो तो ऑलमोस्ट 4 to 5% का आपका इमीडिएट लॉस हो जाएगा। उसके अलावा आपको 3% का जीएसटी पे करना होता है। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे कॉस्टिंग अराउंड 0.5% टू 1% की रहती है। तो यहाँ पे ईटीएफ में अराउंड 0.5 टू 0.7% की रहती है, और वहीं म्यूचुअल फंड क्योंकि वो बास्केट ऑफ ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है तो थोड़ा सा ईटीएफ के कॉस्ट से ज़्यादा होता है, वो अराउंड 1% के अराउंड या 1.2% से भी जाता है। इसके अलावा एग्जिट लोड भी लगता है म्यूचुअल फंड्स में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो आपके ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में लगते हैं। वहीं अगर हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड बॉन्ड है, तो यहाँ पे कॉस्ट आपको कोई एज़ सच होता नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 2.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देती है। तो ये 2.5% इंटरेस्ट आपका श्योर शॉट फिक्स्ड इंटरेस्ट है। यूजुअली इसमें 5 इयर्स के पहले आप इसको रिडीम नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट यूजुअली इसका 8 इयर्स का टर्म रहता है। तो यहाँ पे आप चाहो तो 5 साल से पहले अगर आपको इसको सेल करना है तो आपको सेकेंडरी मार्केट में, यानी ज़ीरोधा जैसे काफ़ी सारे ऐप हैं जहाँ पे आपको बाई या सेल कर सकते हो। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो यूजुअली ये 2 to 6% के डिस्काउंट में अवेलेबल होते हैं। इसमें अगर आप सेल करोगे तो 2 to 6% का डिस्काउंट में ये सेल होगा। अगर आपको बाई भी करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इमीडिएटली जब भी आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाई करना हो तो आप सेकेंडरी मार्केट में इसको एक बार देखें, यानी कि जितने भी ये ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं उनके थ्रू अगर आप बाई करो तो आपको थोड़ा-सा गवर्नमेंट के बॉन्ड से थोड़ा-सा डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने एनएससी के साइट से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के कुछ प्राइसेस निकाले। यहाँ पे अगर आप देखो तो नवंबर 2025 में जो मैच्योर हो रहा है उसकी प्राइस आज 4600 के अराउंड थी, और वहीं अगर आप देखोगे तो जुलाई 2027 की मैच्योरिटी वाला जो गोल्ड है उसके प्राइस 4660 के अराउंड ट्रेड कर रही है, और वहीं अगर हम जनवरी 2029 की बात करें तो उसकी प्राइस 4690 के अराउंड ट्रेड कर रही है। तो आप देख सकते हो कि प्राइस जहाँ पे 4680 के अराउंड है, ये 10 ग्राम का है, तो 1 ग्राम की बात करें तो 4680 का प्राइस है। वहीं पे आप देखो तो 4600 से लेके 4690 के अराउंड वेरी कर रहा है, जबकि ये कुछ ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है। ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं जहाँ पे आप बाई सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इजीली सेकेंडरी मार्केट से भी बाई या सेल कर सकते हो, जिस तरीके से हम शेयर्स बाई या सेल कर सकते हैं। न्यू इश्यूज की बात करें तो आप देख सकते हो 2020 में नवंबर, दिसंबर और उसके अलावा जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 मंथ्स में डेट ऑफ इशुएंस है। आरबीआई की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा कि कमिंग टाइम में कौन से डेट्स पे ये इशू हो रहे हैं। बट मेरी सलाह रहेगी कि आप सेकेंडरी मार्केट से बाई करो। टैक्स की बात करें तो डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड, इस केस में होता है कि, या फिर आप फिजिकल गोल्ड भी बात करो तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कंसेप्ट लगाया है 3 इयर्स का। जिस तरीके से शेयर्स में 1 साल का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, वैसे ही अगर गोल्ड की बात करें तो 3 इयर्स का लॉक इन होता है। अगर आप 3 साल से पहले सेल करते हो तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और वहीं अगर आप 3 साल से बाद सेल करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान के 20% का आपका टैक्स लगेगा विथ इंडेक्सेशन। यानी मान लीजिए कि 3 साल बाद आपको 30% का प्रॉफिट मिला, तो 30% में से 5% करके 15% का इंडेक्सेशन अगर होता है तो नेट नेट आपका 15% पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी इस 15% पे आपको 20% यानी 3% का आपको टैक्स देना होगा।
अगर आप 3 साल से पहले सेल करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। जो भी आपका प्रॉफिट होगा, टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको इनकम टैक्स देना है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो जो 2.5% का जो आपका एवरी ईयर इंटरेस्ट आएगा, वो एवरी ईयर आपके अकाउंट में आएगा। आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से इसमें टैक्स लगेगा। वहीं अगर हम मैच्योरिटी पे 8 इयर्स की मैच्योरिटी के बाद अगर आप सेल करते हो, जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी बात होती है कि एक तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी आ रहा है और ऊपर से आपका जो भी प्रॉफिट होगा 8 साल बाद या इवन 5 साल बाद, वो आपका बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। तो इसमें सबसे मेजर कंडीशन ये होती है जो ध्यान रखने लायक है, तो वो है कि आपको सेल हमेशा आरबीआई के साथ करना है। यानी अगर आप आरबीआई के साथ चाहे 8 साल या 5 साल या 6 साल जब भी आप सेल कर रहे हो आरबीआई को डायरेक्टली, तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे। अगर आप सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हो तो आपका बिल्कुल जो आपका बाकी, जैसे हमने 3 साल के हिसाब से देखा लॉक इन, उस हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो स्मार्ट तरीका होगा कि आप सेकेंडरी मार्केट से बाई करो और उसके मैच्योरिटी पे डायरेक्टली आरबीआई को सेल कर दो। अब अगर हम कॉस्ट कंपैरिजन करें तो यहाँ पे मैंने सिनेरियो ये मान लिया है कि हमारे 10% के रिटर्न्स है और 5 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, तो 50% के रिटर्न्स हमें सभी फॉर्म में मिलेंगे। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हमें 2.5% करके एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 62.5%। और कुछ एक्सपेंसेस की बात करें तो फिजिकल में 20% के आसपास का एक्सपेंसेस रहेंगे और डिजिटल में 5%, म्यूचुअल फंड में 1.2%, ईटीएफ में 0.8% और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 0 एक्सपेंसेस होंगे। टैक्स और जीएसटी की बात करें तो टैक्स हमने 20% का स्लैब मान के आपका 5% का टैक्स निकाला है, तो जीएसटी इंक्लूड करके 8% और 8% होगा डिजिटल और फिजिकल फॉर्म में। और म्यूचुअल फंड और ईटीएफ की बात करें तो 5% और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 0। तो नेट नेट अगर हम देखें 5 साल बाद रिटर्न्स देखें तो 22% के फिजिकल फॉर्म में रिटर्न्स है और डिजिटल गोल्ड में 37%, म्यूचुअल फंड में 43.8, ईटीएफ में 44.2% और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 62.5%। तो देख सकते हैं कि क्लियरली फिजिकल गोल्ड की बात करें और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तो ऑलमोस्ट ट्रिपल टाइप रिटर्न्स है। और वहीं हम देखें तो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर हमें 2 साल से कम इन्वेस्ट करना है तो हम म्यूचुअल फंड या ईटीएफ का ऑप्शन देख सकते हैं। और वहीं अगर 2 साल या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का ऑप्शन हमें देखना चाहिए। उसका मेजर रीज़न ये है कि 2 से 5 साल के बीच में अगर हमें सेल भी करना पड़े तो हम सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं और उसमें 2 साल में ऑलरेडी 2.5 करके 5% का इंटरेस्ट आ जाएगा और सेकेंडरी मार्केट में अगर 2-3% का डिस्काउंट पे भी अगर सेल करना पड़ा तो वो नेट नेट ईटीएफ और म्यूचुअल फंड से तो बेटर ही रिटर्न्स आएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 0.5 ग्राम 2 से 2,500 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम गोल्ड में करते ही हैं। और डिजिटल और म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये एक एडवांटेज है कि काफ़ी कम अमाउंट से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। वही ईटीएफ और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो मिनिमम 1 ग्राम की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और अगर हम देखें चार्ट पे क्या ये राइट टाइम है, तो मेरे हिसाब से आपको 1 डेढ़ साल और वेट कर लेना चाहिए अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। क्योंकि यूजुअली गोल्ड में जब भी काफ़ी अच्छी राइज़ होती है तो एक अच्छा कंसोलिडेशन होता है। तो क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट 1 एंड हाफ ईयर में काफ़ी अच्छी राइज़ हुई है, तो इसमें एक कंसोलिडेशन आना चाहिए मेरे हिसाब से। और ऑलरेडी हम लास्ट 1 ईयर में अगर देखें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं आए हैं गोल्ड के। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।